सुनाओ, हम उससे आगे करेंगे बेटा। आओ करते हैं। आपने जो इक्वेशन लिखी थी आइडियल गैस इक्वेशन, वो लिखी थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। नाउ अब आप ऐसे लिखो, अनदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन की बेटा एक और फॉर्म है, अनदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। उसको हम लोग निकालेंगे। जैसे कि हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता ही है। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और इस इक्वेशन को किसी और टर्म्स में लिखेंगे। तो बेटा इसमें हम लोग यूज करेंगे ये दो फॉर्मूलेस। नंबर वन, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये आपने केमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा। नंबर ऑफ मोल्स का ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है बेटा। और एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे हम लोग, वो ये कि एक नई टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, शायद इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। इसे बेटा के से डिनोट करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को। और डेफिनेशन वाइज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ऐसे करके। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। यानी कि बेटा अगर मैं आर को डिवाइड कर दूं एवोगैड्रो नंबर से तो हमें मिल जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब बेटा हमारे पास अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं, आर की वैल्यू हमें पता है इट इज 8.314 और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 ये वैल्यू होती है। तो ऑन कैलकुलेटिंग इट हमारे पास एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू ये आती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल्स पर केल्विन। 1.38 इंटू 10⁻23 जूल्स पर केल्विन। यहां तक समझ आया बच्चों आपको? यस और नो? सर Yes, sir. -23 होगा। -23? हाँ जी, यू आर राइट, -23 होगा बेटा। 10⁻−23 होगा, सही कह रहे हो। ये ऊपर जाएगा ना, तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है। अब ये दोनों चीजें हम लोग एन और एन की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो एन की जगह वी कैन राइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और बेटा आर की जगह हम लोग डाल देंगे के टाइम्स ऑफ एन ए। आर की जगह डाल देंगे के टाइम्स ऑफ एन ए और बाकी टी एज इट इज। तो बेटा एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर कट जाएगा, तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन आ जाएगी पीबी इज इक्वल टू एन इंटू के इंटू टी। दिस इज अनदर फॉर्म। अभी तक हम लोग ऐसे याद करते थे पीबी इज इक्वल टू एन आर टी। यू कैन ऑल्सो लर्न पीबी इज इक्वल टू एन के टी इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा बेटा ये किसके लिए है? दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस? फॉर n molecules of gas. If you have n molecules of ideal gas, then the ideal gas equation for n number of molecules is given by PV is equal to NKT। यानी अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो बच्चे आप ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं।
इज इट क्लियर एवरीवन? ये भी आइडियल गैस इक्वेशन ही है। शायद केमिस्ट्री में ये वाली यूज होती है, मुझे नहीं पता, आप बताओ कौन सी वाली ज्यादा यूज होती है, ये या ये? सर PV is equals to nRT। एनआरटी यूज होती है, ठीक है। तो बेटा ये थी हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन, इसको नोट कर लो। एक और फॉर्म है, आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन से बड़ा कुछ निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा आइडियल गैस इक्वेशन का यूज किया जाता है किसी एक टर्म को, किसी एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर की टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए। लाइक बेटा अगर हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये जो तीन पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों को रिलेट करती है आइडियल गैस इक्वेशन हमारी। तो बच्चे अगर हमें प्रेशर को निकालना है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो मैं वॉल्यूम उधर ले जाऊंगा, तो प्रेशर को निकाला जा सकता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है आइडियल गैस इक्वेशन का जब हमने किसी एक पैरामीटर को बाकी पैरामीटर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो, तब इसको यूज करते हैं। चलो लिख लिया बच्चों यहाँ तक सबने? कोई डाउट? लिख नो लिया ना? सर, वेट सबका मिनट। लिख लो ओके। यस सर, डन। ओके हाँ, सो नाउ अब बेटा हेडिंग लगाओ, डेंसिटी ऑफ अ गैस। हेडिंग लगा दो, डेंसिटी ऑफ अ गैस, या फिर यू कैन से दैट डिडक्शन ऑफ, पूरी हेडिंग ऐसे करके लगा सकते हो, डिडक्शन ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, रिडक्शन ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब हम आइडियल गैस इक्वेशन से गैस की डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आओ देखते हैं कैसे। बेटा हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन होती है PB इज इक्वल टू N इंटू आर इंटू टी। ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। और नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सबको पता होगा ये तो। गिवन मास की टर्म्स में गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो अभी तो ये मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि डेंसिटी में मास चाहिए होता है। तो बेटा हम लोग n को लिख सकते हैं, गिवन मास है स्मॉल m, और मोलर मास को डिनोट करेंगे कैपिटल M से। तो बेटा वी कैन राइट प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू R इंटू T। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम को उधर ले जाएंगे, मास को यहीं रहने देंगे, और बाकी सब टर्म्स एक तरफ कर लेंगे। तो बेटा प्रेशर यहीं रह गया, ये मोलर मास इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, R इंटू टी ये भी नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, और राइट हैंड साइड पे बचा गिवन मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ वी नो दैट मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, इट इज कॉल्ड डेंसिटी। बच्चे मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो प्रेशर इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय R इंटू टी इज इक्वल टू रो। एंड व्हाट इज रो बच्चे, व्हाट इज रो? इट इज डेंसिटी ऑफ गैस, it is density of gas and which is defined as given mass divided by volume। mass upon volume होती है डेंसिटी। तो हमारे पास बच्चे डेंसिटी भी मिल गई। देखो हमने कैसे आइडियल गैस इक्वेशन से गैस की डेंसिटी का एक फॉर्मूला निकाल लिया। यही हमारा टॉपिक था, डिडक्शन ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। यस बच्चों, इज इट क्लियर ना सबको? यस सर।
चलो ये कर लो नोट। लिख लिया सबने? रब कर दूं? Yes, sir. अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ग्राफ बिटवीन pressure into volume divided by number of moles into temperature and versus pressure। मतलब हमने इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनाना है। अब हमें पता है बच्चे कि पीवी होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। तो यहां से अगर मैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम एन इंटू आर इस तरफ शिफ्ट कर दूं, एन इंटू टी सॉरी, तो बेटा उस साइड सिर्फ रह जाएगा आर। पीवी डिवाइडेड बाय एन इंटू टी इज इक्वल टू आर। और हमें पता है आर तो क्या है, आर इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं पीबी बाई एन टी ये एक फिक्स वैल्यू है, एंड दैट फिक्स वैल्यू इज 8.314 जूल 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। मोल -1, केल्विन -1। तो बेटा ये जो टर्म है पीवी बाई एन इंटू टी, आइडियल गैस इक्वेशन कहती है कि ये टर्म तो कांस्टेंट है। आइडियल गैस इक्वेशन कहती है कि ये जो टर्म हमने यहाँ ली है ये तो एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट यानी कि ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि आप प्रेशर जो मर्जी ले लो ये वैल्यू यही आएगी 8.314। आप यहाँ प्रेशर की वैल्यू कोई भी वैल्यू रख दो प्रेशर की, अकॉर्डिंगली अपने आप वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हो जाएगी और अल्टीमेटली लास्ट में यही आंसर निकल के आएगा। आइडियल गैस इक्वेशन कहती है कि ये फिक्स है, इस चीज की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली जब मैं ग्राफ बनाऊंगा इस पूरी क्वांटिटी का जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है प्रेशर के साथ, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, वेरिएशन आएगी ही नहीं। तो इसमें आप लिखोगे एज, यहां से हमें समझ में आ गया, एज पी वी डिवाइडेड बाई एन इंटू टी इज कांस्टेंट। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, देयरफॉर इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। ये पी पे डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, ये कांस्टेंट है। पी पे क्या, ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही, ना वॉल्यूम पे ना टेम्परेचर पे, क्योंकि ये चीज तो पूरी की पूरी कांस्टेंट है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर एंड हेंस ग्राफ बिटवीन, तो हेंस ग्राफ विल बी अ, जो भी हम पढ़ रहे हैं, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल बनेगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि आइडियल गैस में ये जो टर्म है ये प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती। पहले ये लिख लो बच्चे, फिर हम लोग ग्राफ बनाते हैं कि ग्राफ कैसा है। चलो मैं यहाँ साइड में बना भी देता हूँ ग्राफ, ध्यान से देखना। मान लो ये वाला जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है
इस एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं पीवी बाय एनटी की वैल्यू, प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है बच्चे, इसमें हम लोग ले रहे हैं प्रेशर। ऑब्वियसली प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक में, ठीक है। एंड बच्चे वो आपको पता ही है, दैट इज इन जूल बोल, इस तरह से। नाउ हमने देखा कि यहाँ पर इसकी एक फिक्स वैल्यू है एंड दैट इज 8.314। 8.314 इसकी एक फिक्स वैल्यू है पीवी बाय एनटी की। तो ये जो लाइन बनेगी एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी प्रेशर एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब क्या है, प्रेशर चाहे आप 0 ले लो या प्रेशर की आप कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पर भी, तो प्रेशर की हर वैल्यू के लिए हमारे पास एक फिक्स वैल्यू आ रही है दैट इज 8.314। यानी आप प्रेशर जितना मर्जी चेंज कर लो, ये जो टर्म है पीवी बाय एनटी ये चेंज नहीं हो रही, इसलिए ये लाइन स्ट्रेट लाइन है प्रेशर एक्सिस के पैरेलल। यही हमें समझ में आता है कि आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ये चीज कांस्टेंट है। तो बेटा ये जो ग्राफ है दिस इज फॉर आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के लिए है। बट रियलिटी में क्या होता है, रियल गैसेस में ऑब्वियसली रियल गैस एग्जैक्टली आइडियल गैस की तरह नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन रहती है। तो रियल गैसेस के लिए देखो बेटा बिहेवियर, रियल गैसेस के लिए कुछ इस तरह से रहता है ग्राफ। और जैसे ये टेम्परेचर T1 का मैंने ग्राफ बनाया, T1 टेम्परेचर पर ये है, एंड बेटा T2 टेम्परेचर पर ग्राफ, T2 टेम्परेचर पर ग्राफ ऐसा रहेगा, दिस इज फॉर टेम्परेचर T2। और ये जो डॉटेड ग्राफ है ये किसके लिए है, दिस इज बच्चे फॉर अ रियल गैस। तो हम लोग अगर रियल गैस को कंपेयर करते हैं आइडियल गैस के साथ, तो हमें ये समझ में आता है इस ग्राफ को देख के, ध्यान से सुनना मेरी बातें, कि जब प्रेशर कम है, देखो शुरू में यहाँ पर प्रेशर कितना है, 0 या 0 के आसपास की वैल्यू है प्रेशर की। यानी कि जब प्रेशर लो प्रेशर है तो हमारी रियल गैस और आइडियल गैस का ग्राफ मीट कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। मतलब लो प्रेशर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। फिर सेकंड थिंग इज कि यहाँ पर जो हमने टेम्परेचर T1 लिया है वो T2 से बड़ा है। सेकंड थिंग इज कि जो टेम्परेचर T1 है वो T2 से बड़ा है, तो जो टेम्परेचर ज्यादा है उसका आइडियल नेचर भी ज्यादा है। देखो वो आइडियल गैस के ज्यादा क्लोज है उसका ग्राफ, जबकि जिस गैस का टेम्परेचर कम है उसका आइडियल गैस से वो काफी ज्यादा दूर है। इसका मतलब है कि एक तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस का बिहेवियर आइडियल होगा, और दूसरा प्रेशर कम होना चाहिए, प्रेशर कम होगा तो भी गैस का बिहेवियर आइडियल होगा। तो इस ग्राफ को देख के बच्चे हमें ये समझ में आता है कि कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह तब बिहेव करेगी अगर उसका प्रेशर कम होगा और उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। यस और नो बच्चों, यस और नो? Yes, sir. तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ ग्राफ। तो फ्रॉम द ग्राफ आप इस लाइन के बाद अपना ये ग्राफ बनाओगे, और ग्राफ बनाने के बाद लिखोगे, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, ग्राफ बनाने के बाद लिखोगे इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ग्राफ इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ को देख के ये समझ में आता है, इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ग्राफ एट हाई टेम्परेचर, बच्चे हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। तो जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी ना, ये उसके मतलब है। आइडियली गैस कहती है कि इस तरह की वेरिएशन होनी चाहिए जो सॉलिड लाइन बनाई है, लेकिन जब हमने सच में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, अलग अलग टेम्परेचर पर रियल गैस ली और अलग अलग टेम्परेचर पर उसका ग्राफ बनाया, तो यहाँ से हमें ऑब्जर्व हुआ कि लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर हमारी जो रियल गैस है उसका बिहेवियर आइडियल के जैसा है। तो ये फाइनली हमें कंडीशन मिल गई कि रियल गैस विल बिहेव लाइक आइडियल गैस एट कांस्टेंट एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो प्रेशर।
अब ये तो हो गई बच्चे रट्टा मारने वाली बात। मैंने आपसे पूछा कि बच्चों रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेगी, तो आपने आंसर दे दिया सर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ये तो होगी रट्टा मारने वाली बात। अब इसको फिजिकली समझना भी इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा प्रेशर कम होगा, आप खुद लगाओ, अगर प्रेशर कम होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे ना। अगर मान लो आपके गैस लो, उसको प्रेस कर दो, प्रेशर ज्यादा कर दो, तो उसके गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। बट अगर आपका प्रेशर कम है, लो प्रेशर है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं तो क्या वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे? बताओ मुझे। नो सर। एंड दैट इज व्हाट आई मीन। तभी तो मैं कह रहा हूं आइडियल गैस है। हम लोग कहते हैं ना आइडियल गैस में इंटरेक्शन नहीं होती, आइडियल गैस में बच्चे इंटरेक्शन नहीं होती, हम लोग ऐसे कहते हैं। एंड दैट इज व्हाट आई मीन। आइडियल गैस में अगर इंटरेक्शन नहीं हो रही है बच्चे, तो ऑब्वियसली ऐसा तभी पॉसिबल है अगर प्रेशर कम होगा तो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, और अगर उनके बीच का सेपरेशन ज्यादा है तो वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे? वो इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, यानी उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस ही इतना ज्यादा है। लो प्रेशर होने की वजह से सेपरेशन ज्यादा हो गई, सेपरेशन ज्यादा हो गई तो इंटरेक्शन नहीं हो रही, और अगर बच्चे इंटरेक्शन नहीं हो रही तो इट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एब्सेंट है। और यही कंडीशन आइडियल गैस इक्वेशन की, कि आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, इसलिए लो प्रेशर आने पर हर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, और इट इज वेरी क्लोज टू आइडियल गैस एट लो प्रेशर। फिजिकली समझ आया इसका मतलब जो लिखा हुआ है? यस और नो बच्चों? यस। ये हो गया सबका? रब कर दूं? कर लिया? यस सर। ओके, नाउ बेटा अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे वर्क डन। वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ गैस। हेडिंग लगाओ वर्क डन, वर्क डन इन कंप्रेसिंग, वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ गैस। इसमें हम लोग दो केस डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1, इसमें बच्चे दो केस डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक बार हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करके गैस को कंप्रेस करेंगे, और दूसरी बार हम लोग प्रेशर को मेंटेन करके, प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करके गैस को कंप्रेस करेंगे। केस नंबर 2 एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम वाला केस इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि गैस जब कंप्रेस होगी तो उसकी वॉल्यूम तो चेंज होनी ही है, तो कंप्रेस करेंगे तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। लेकिन केसेस बनते हैं या तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप गैस को कंप्रेस करो, या कांस्टेंट प्रेशर पे आप गैस को कंप्रेस करो। इन दोनों केसेस के लिए बच्चे हम लोग कितना वर्क डन होगा गैस के ऊपर ये फाइंड आउट करेंगे। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द गैस इन कंप्रेसिंग इट, उसको कंप्रेस करने में। तो बेटा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। अब बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मान लो लेट अ गैस, लेट अ गैस इज कंप्रेस्ड, हमने गैस को कंप्रेस किया। लेट अ गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2। लेट अ गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2। अब हमने गैस को कंप्रेस किया है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, इस तरह से कंप्रेस किया है। जिसको नहीं समझ आ रहा वो एक डायग्राम बना ले। मतलब हम गैस ले रहे हैं, मतलब हमें एक सिस्टम लेना है,
तो बेटा सिस्टम का मतलब मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, एक सिलेंडर और उसमें आपने फिट कर दी एक पिस्टन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अपनी गैस है, अभी हमारी गैस की वॉल्यूम ये रहा, ये पूरी हमारी गैस की वॉल्यूम है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज वॉल्यूम V1। फिर हमने क्या किया बच्चे, यहाँ से हमने ऊपर से एक फोर्स लगाई। जैसे ही हम लोग यहाँ से इसको फोर्स लगाएंगे दबाने के लिए, ये पिस्टन दबेगी और इससे हमारी गैस कंप्रेस हो जाएगी। तो हमारी फोर्स की वजह से मान लो पिस्टन की पोजीशन चेंज हो गई और वो नई पोजीशन पे आ गई, हमारी पिस्टन मान लो इस पोजीशन पे आ गई। तो ऑब्वियसली अब हमारी गैस की वॉल्यूम कम रह गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पार्ट है, दिस इज वॉल्यूम V2। तो अब हमने गैस को कंप्रेस कर दिया फोर्स लगा के। अब बेटा अगर फोर्स लगी है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। मान लो प्रेशर है P, ये पर यूनिट एरिया हम लोग देखते हैं ना, द फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो हमने पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया, ये फोर्स लगा के, और हमारी पिस्टन दब गई। गैस की वॉल्यूम पहले V1 थी, फिर कम हो गई, V2 रह गई। तो ये जो चेंज आया गैस की वॉल्यूम में यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो दिस चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू dV। dV अमाउंट से वॉल्यूम चेंज हो गई, यानी वॉल्यूम चेंज होगी बच्चे V1 से V2 तक, और ये वॉल्यूम चेंज हुई, हमने फोर्स लगाई है। अब हमने निकालना है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय दिस फोर्स। ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना वर्क डन किया है इस फोर्स ने इस गैस को कंप्रेस करने के लिए dV अमाउंट से जब वो नीचे आई। आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं बच्चों? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर फिर केस 2 में प्रेशर कांस्टेंट कैसे होगा जब हम उसे प्रेस करेंगे तो? ऑब्वियसली बेटा आप अपनी फोर्स की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करना कि पर यूनिट एरिया आप एक जैसी फोर्स लगा रहे हो। अभी तो हम लोग वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया जो हम लोग चेंज करते जा रहे हैं, कभी कम लगा रहे हैं कभी ज्यादा लगा रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। तो अभी ये जो फोर्स है ये वेरिएबल है, बट इन द नेक्स्ट केस जब हम एक कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट लगेगा, क्योंकि बच्चे प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, वो हमें पता है। तो अगर हम लोग अपनी फोर्स को भी कांस्टेंट कर देंगे तो अपना प्रेशर कांस्टेंट लगेगा इस गैस के ऊपर। तो सेकंड केस में ऐसा होगा। इस बार क्या है, एरिया तो फिक्स है, एरिया तो चेंज नहीं हो सकता, ये पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही है। लेकिन अगर हम अपनी फोर्स को वेरी करते रहे तो अपना प्रेशर चेंज होता रहेगा। तो अभी जो ये फोर्स लगा रहे हैं यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, हम वेरिएबल फोर्स लगाते हैं। बस हमें कुछ भी करके पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है। कभी कम ज्यादा फोर्स लगा दो, कभी कम फोर्स लगा दो, कोई फर्क नहीं है। समझ गए? सर फिर उसमें फ्रिक्शन लेस पिस्टन होगी? हाँ फ्रिक्शन लेस होती है, यू आर राइट। जब भी हमें कुछ ना गिवन हो, जब तक कि हमें क्वेश्चन ना बोले कि ये फ्रिक्शन है, इसमें फ्रिक्शन है, तब तक हम फ्रिक्शन मानते नहीं है। अगर बच्चे फ्रिक्शन होता तो हमें जरूर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया रहता है। अगर फ्रिक्शन होती है ना तो हमें कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में। बट ऑब्वियसली जितना भी हम लोग स्टडी करते हैं वो सारी फ्रिक्शनलेस पे स्टडी करते हैं। जो फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम्स है वो कंपटीशन लेवल पे है, सीबीएसई लेवल पे कम है, ऐसी सिचुएशन में है ही नहीं। So now let a gas is compressed from volume V1 to V2. So therefore work done, कितना वर्क डन होगा इस केस में? तो वर्क डन इन compressing gas, in work done in compressing a gas by amount, work done in compressing a gas by amount dV, आपने dV अमाउंट से गैस को कंप्रेस किया, इज गिवन बाय। तो बेटा अगर हमने वॉल्यूम थोड़ी सी चेंज की, मान लो हमने वॉल्यूम थोड़ी सी चेंज की, तो वर्क डन भी थोड़ा सा होगा। dW इज इक्वल टू प्रेशर इंटू dV, ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का। अगर आप किसी गैस की वॉल्यूम को dV अमाउंट से चेंज करते हो प्रेशर P लगा के, आई रिपीट, अगर आप किसी गैस की वॉल्यूम को dV अमाउंट से चेंज करते हो
प्रेशर P लगा के तो आपने इतना वर्क डन किया है। तो ये फॉर्मूला होता है जो हमें बताता है कि कितना वर्क डन हुआ है इन ऑर्डर टू कंप्रेस और इन ऑर्डर टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ गैस बाय दिस अमाउंट dV। ठीक है बच्चे, समझ गए? ये छोटी सी वॉल्यूम है तो छोटा सा वर्क डन हुआ। अब अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है कि V1 से V2 तक हमने पहुंचना है, जरूरी नहीं है कि dV इतना ही है, dV आप छोटा सा भी मान सकते हो। इस ग्राफ में यहाँ पर आप छोटा सा भी मान सकते हो कि हमने एक छोटा सा dB अमाउंट मान लिया कि कितना चेंज आया यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल चेंज पता चल जाएगा। ठीक है बच्चे, dB बहुत छोटा होता है ना, यस और नो? यस सर। तो इसलिए तो dB अमाउंट से अगर आपको वॉल्यूम चेंज करनी है तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब टोटल वर्क डन कैसे मिलेगा? ये फॉर्मूला याद रखना, वर्क डन का प्रेशर इंटू P इंटू dV। ये हमने डिराइव भी किया था थर्मोडायनेमिक्स में, आपको याद होगा। तो बेटा टोटल वर्क डन कैसे मिलेगा, कौन बताएगा? टोटल वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन। तो बेटा टोटल वर्क डन W, अगर हम इस चीज को इंटीग्रेट कर दें प्रेशर इंटू dV को, तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन हमें कहां से कहां तक करनी है? वॉल्यूम V1 से लेकर वॉल्यूम V2 तक हमें इंटीग्रेशन करनी है। यानी हमारी जो लिमिट्स आएंगी वो V1 से V2 तक आएंगी। ठीक है बच्चों, समझ गए? यस और नो? यस। चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। इसके बाद बेटा इधर आ जाना। तो हमारे पास आ गया W, इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 तक प्रेशर इंटू dV। अभी हमारा ये जो प्रेशर है ये वेरिएबल है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट थोड़ी ना बच्चे, प्रेशर हमारा वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या चीज है? केस नंबर 1 में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, बस प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। तो प्रेशर अगर वेरिएबल है तो हम इसे इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले जा सकते। अगर ये कांस्टेंट होता तो इसे बाहर निकाल लेते इंटीग्रेशन से। अब मैंने करना क्या हमने, अब हम लोग यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू nRT होता है बच्चे। तो यहां से आप प्रेशर निकाल लो, nRT डिवाइडेड बाई V। देखो मैंने आपको बताया था आइडियल गैस इक्वेशन को यूज किया जाता है जब हम किसी एक पैरामीटर को बाकी पैरामीटर्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो अभी हमने प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर लिख लिया और ये वैल्यू प्रेशर की यहाँ डाल देंगे। और यहाँ से हमें समझ भी आता है बच्चे कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रही है इसलिए प्रेशर भी चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चे, इसलिए मैंने कहा प्रेशर वेरिएबल है। उसके बाद हमारे पास जो वर्क डन निकल के आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, प्रेशर की जगह ये वैल्यू डाल दो, N इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई V इंटू dV। और बेटा लिमिट्स आएंगी V1 से लेके V2 तक। अब N है नंबर ऑफ मोल्स, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। और ये तीनों चीजें बच्चे कांस्टेंट हैं, तो ये तीनों चीजें N इंटू R इंटू टी ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। इंटीग्रेशन रहेगी सिर्फ 1/V की, इंटीग्रेशन रहेगी सिर्फ 1/V की। और इसकी लिमिट्स लगा देंगे V1 से लेके V2 तक। अब 1/V की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है बेटा, 1/V की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ V। 1/V की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग, ln करके लिखते हैं नेचुरल लॉग को। 1/V की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ V। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बच्चे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है नेचुरल लॉग ऑफ x। 1/x की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ x, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को यूज किया मैंने यहाँ पे। 1/V की इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग ऑफ V और इसकी लिमिट्स लगाएंगे बच्चे, लिमिट्स पुट करेंगे V1 से लेके V2 तक। तो जैसे ही हम इसकी लिमिट पुट करेंगे हमें W मिल जाएगा nRT। लिमिट कैसे पुट करते हैं? पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा नेचुरल लॉग ऑफ V2, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ V1। बच्चों यहाँ तक समझ आया? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके।
तो आपने ये ऊपर वाला तो लिख लिया होगा ना, यहाँ तक लिख लिया ना ये चीज तो? Yes, sir. यस सर। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं। अब हम लोग एक मैथ्स की आइडेंटिटी लगाएंगे। बेटा मैथ्स में एक आइडेंटिटी होती है log m प्लस log n। log m प्लस log n को लिख सकते हैं log m मल्टीप्लाई बाय n, और एक आइडेंटिटी होती है log m माइनस log n। अगर माइनस है तो उसको लिख सकते हैं log ऑफ m अपॉन n। लॉग हो या बच्चे नेचुरल लॉग हो, सेम आइडेंटिटी लगाएंगे। अब हम लोग ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे सेकंड वाली, क्योंकि हमारा है log v2 माइनस log v1। ये नेचुरल वाला लॉग है तो वो एक ही बात है। यहाँ जो लॉग है वो एक लॉग होता है, एक नेचुरल लॉग होता है बच्चे, पर आइडेंटिटी दोनों पे सेम लगती है। यही आइडेंटिटी लग रही है। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम लोग वर्क डन को ऐसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू n इंटू आर इंटू टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चे नेचुरल लॉग ऑफ v2 डिवाइडेड बाय v1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो ये क्या है बच्चे? ये आइडेंटिटीज हैं, ये तो फॉर्मूले हैं मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स फॉर्मूला है, मैथ्स के फॉर्मूला है, मैथ्स फॉर्मूला। तो हमने इसमें से ये वाला फॉर्मूला लगाया माइनस वाला, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन फॉर, ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ गैस, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आपको कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस को कंप्रेस करना है तो उसको कंप्रेस करने के लिए आपको बच्चे इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर आप उस गैस को वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक कंप्रेस करना चाहते हो। इज इट क्लियर बच्चों? से यस और नो? स्टूडेंट्स समझ आ गया? Yes. तो इसको नोट कर लो। ऑब्वियसली जो छोटी मोटी मैथमेटिक्स है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको मैं पूरा पूरा बताऊं। जैसे मैंने यहाँ समझा दिया कि बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/v नेचुरल लॉग ऑफ v होता है, ये स्टैंडर्ड है, याद रखना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला ये होता है, इन फॉर्मूलेज के हेल्प से आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो थोड़ी आइडेंटिटी मैं साथ में लिख रहा हूँ ताकि आप जब रीड करें तो आपको समझ आ जाए। ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट? फिर से मैं बता देता हूँ, अगर आपको किसी गैस की वॉल्यूम को फिजिकली समझो इस फॉर्मूला को, अगर आपको किसी गैस की वॉल्यूम को V1 से V2 तक लेके जाना है, चेंज करनी है उसकी वॉल्यूम V1 से V2 तक, तो बेटा आपको वर्क डन करना पड़ेगा nRT इंटू नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप वॉल्यूम चेंज करना चाहते हो तो फिर ये फॉर्मूला है, इतना वर्क डन करना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? से यस और नो? Yes. Yes. चलो शाबाश। तो बेटा इतना नोट कर लो।